स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री की बात आज हम यहाँ पे करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोब्स की स्टडी। माइक्रोब्स मतलब छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं और इनकी जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वातावरण में अनेकों सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। मानव जो है वो सूक्ष्म जीवों से घिरा हुआ है। ये पानी में, वायु में, पहाड़ में, रेगिस्तान में, बर्फ़ में, शरीर के अंदर, बाहर, कपड़ों पे, खाद्य सामग्री में, हर जगह पाए जाते हैं। ये सभी हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, बल्कि इनमें से कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे इनमें से रोगजनक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं। और आज के कंसेप्ट में जब हम एक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं तो माइक्रोब्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना के पीछे जो कारण है वो वायरस है और पूरा विश्व जो है वो उस टाइम कोरोना वायरस से बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इसके कारण मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके कारण ग्रसित हो रहे हैं और हमें इसका उपाय भी अभी सामने समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के कंसेप्ट में माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। 2020 तो माइक्रोबायोलॉजी वाला ही साल कहा जा सकता है कि माइक्रोब्स के बारे में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस समय पड़ रही है। नाउ व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी है क्या? माइक्रोबायोलॉजी स्टडी है माइक्रोस्कोपिक साइज़ के ऑर्गेनिज़म की। ऐसे छोटे ऑर्गेनिज़म जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बल्कि माइक्रोस्कोप की हेल्प हमें उन्हें देखने की लिए ज़रूरत पड़ती है, उनकी स्टडी जो है वो कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स कितने तरह के हो सकते हैं, कैसे उनको क्लासीफाई किया गया है, क्या उनकी मॉर्फोलॉजी है, किस प्रकार के वो हैं, उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है, वो नेचर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी आपस में एक दूसरे से और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार की रिलेशनशिप है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए वो नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी क्यों करें, इस सब्जेक्ट को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? एक तो ये है कि हम माइक्रोब्स से बच नहीं सकते, और आज के कंसेप्ट में तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी एसेंशियल है। आज तो बहुत ही सामयिक हो गई है ये इसकी स्टडी, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ रोक दिया है। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो कोविड-19 के कारण रुक गई है और हम इस एक वायरस से जो है हमारी सारी चीज़ें प्रभावित हो गई है, और वायरस एक माइक्रोब है। तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हैं दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब ये नेचर में हर जगह पाए जाते हैं। बर्फ़ से लेके ठंडे मतलब टेम्परेचर माइनस में हो वहाँ से लेके काफ़ी अच्छे 56-57 डिग्री टेम्परेचर तक भी माइक्रोब्स जो है वो पाए जाते हैं। गर्मी में, सर्दी में, पानी में, बारिश में, आपके कपड़ों में, आपके सामान में, किताबों में, हाथ में, आपके बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के बाहर, और जल थल वायु जो भी हम कहते हैं, सभी जगह जो है ये प्रेजेंट है। ये हर जगह जहाँ पे ये इनको फूड मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है, वहाँ जो कि इनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल है, वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं, वहाँ पे ये अपनी कॉलोनी डेवलप कर देते हैं। तो एयर में, सॉइल में, ओशियन में, खाने में, हमारी बॉडी सरफेस में, इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, हर जगह जो है वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर में। ये हमको बहुत प्रभावित करते हैं। इनके बारे में इसलिए भी हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स पे और दूसरे एनिमल्स पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं तो हमारे लिए हार्मफुल भी है, मतलब फ़ायदा भी देते हैं हमें तो हमारे लिए नुकसान भी करते हैं। नुकसान जो है वो मोटा मोटा ये है कि हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। आप देखते हैं फंगस आ जाती है, ब्रेड रखी हुई होती है तो बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, ख़राब हो जाती है बाहर बड़ी बड़ी चीज़ें, सब्ज़ी ख़राब हो जाती है अगर हम फ्रिज वगैरह में नहीं रखते हैं तो ये फूड को ख़राब कर देते हैं। और इसके अलावा इनके द्वारा कई तरह के रोग जो हैं वो हमारी बॉडी में हो जाते हैं। वो बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, वायरल डिजीज़ हो सकती है, फंगल डिजीज़ हो सकती है, तो कई तरह की बीमारियाँ हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। पर ये बेनिफिशियल भी हैं। जैसे फूड इंडस्ट्री में हम अगर बात करें तो ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में, चीज़ बनाने में, विनेगर बनाने में, योगर्ट बनाने में, इन सब को बनाने में इनका बहुत योगदान है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इनके, मेडिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत योगदान है। कई प्रकार के अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ये सब जो हैं
हम इनके द्वारा बना सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ है, सीवेज ट्रीटमेंट में इनका यूज़ है, पेट्रोलियम रिकवरी में, मेटल रिकवरी में, कई जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में ये रिसाइकलिंग करते हैं एलिमेंट्स की। नाइट्रीफाइंग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं, मिट्टी को अच्छा बना देते हैं, नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं उसका। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, नुकसान ही नहीं है, इनके फ़ायदे भी हैं। इस वजह से हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें स्टडी आती है किस किस की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्रोटोजोन्स की, एल्गीज़ की, वायरसेस की। मतलब इतना छोटा जीव जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। हम जानते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म का, उसके अकॉर्डिंग 5 जो है किंगडम में हमने बांटा हुआ है ऑर्गेनिजम्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। और आप यहाँ देखिए कि इनमें से 3 मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये माइक्रोब्स हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ एल्गी वगैरह आते हैं और फंजाई में मोल्ड्स और यीस्ट वगैरह आते हैं। तो आप देखिए 5 किंगडम में से 3 किंगडम जो है वो इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। 3 किंगडम जो है केवल और केवल माइक्रोब्स के हैं। हिस्ट्री, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो कोशिका से संबंधित अध्ययन जो है वो जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसका विकास हुआ जब से शुरू हो गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्क्राइब कर दिया और उन्होंने अपना एक खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जिससे उन्होंने सेल को देखा और बताया कि सेल क्या चीज़ है। तो हिस्ट्री इसकी वहीं से है, क्योंकि हम पुराने ज़माने में भी जानते थे कि छूत की बीमारियां होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। आज हम उनको समझते हैं कि संक्रामक रोग क्या होता है, असंक्रामक रोग क्या होता है, मतलब इन्फेक्शियस क्या है, नॉन इन्फेक्शियस क्या है। लेकिन पुराने ज़माने में बाइबल में भी और हमारे जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भी छूत की बीमारियों, जैसे कोढ़ के बारे में लिखा हुआ है कि कोढ़ एक छूत की बीमारी थी। तो इस तरह की बातें जो है वो हिस्ट्री में हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि छूत की बीमारियाँ कुछ एक ऐसे रोगाणुओं द्वारा होती है, ऐसा इन लोगों का मानना था, जिनको नाम वगैरह इन्होंने नहीं दिया था। बस ये मानते थे कि वो उसके जर्म्स हैं जिनके कारण वो उसके रोगाणु हैं, जिनके कारण ये डिजीज़ हो गई। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने पौधे की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के रूप में पहचान करी। रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढा। तो इसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है और फिर जो है काफ़ी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया है और उसके अकॉर्डिंग ये माइक्रोब्स की या माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडीज़ है वो हमारे सामने आई है। जब एक प्रॉपर सूक्ष्मदर्शी का, एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, उसके बाद सूक्ष्मजीवियों को देखा जा सका, क्योंकि मानव नेत्र उनको देखने में सक्षम नहीं थे। इस हिस्ट्री में, इस इतिहास में जैसे एबायोजेनेसिस की थ्योरी सबसे पहले अस्तित्व में आई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अरस्तु जो थे, जो फिलोसफर थे, उन्होंने माना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से डेवलप हो जाता है। एबायोजेनेसिस की थ्योरी इसी को बोलते हैं, स्वतः जनन का सिद्धांत, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उनका ये मानना था कि जहाँ जीवन नहीं है, नॉन लिविंग मटेरियल जो है, उसी से जीवन, लिविंग मटेरियल की उत्पत्ति होती है। 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में रोजर बेकन, एक साइंटिस्ट जो है, उन्होंने डिस्क्राइब किया डिजीजेस छोटे छोटे कुछ सीड्स के द्वारा, कुछ जर्म्स के द्वारा होती है। उनका ये मानना था कि कुछ छोटे बीज हैं, उन्होंने जो है वो डिजीज़ के कारण है और उनको जर्म्स उन्होंने माना 13वीं शताब्दी में। लीवेनहॉक जब आए, एंटनी वॉन लीवेनहॉक 1632 से 1723 इनका जीवन रहा। 1676 से 1683 तक इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करके अपने जो पेपर्स पब्लिश किए, उसमें इन्होंने काफ़ी सारी बातें माइक्रोब्स के बारे में बताई। इन्होंने अपना बनाया हुआ जो है क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप, इसके लिए यूज़ किया, जैसा आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। इन्होंने खुद ने इसको इन्वेंट किया और इसमें इन्होंने, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को, जिसको इन्होंने एनिमलक्यूल कहा। ये आज के कंसेप्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, जो इन्होंने एनिमलक्यूल के रूप में सबसे पहले बताया था। इन्होंने बैक्टीरिया की डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को बताया। इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बैक्टीरिया को देखा, उसका आकार देखा, उसकी साइज़ देखी, उसकी मोटिलिटी देखी और इन्होंने फिर उसको कोकाई, बेसिलाई और स्पोरोकीट, जो इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है बैक्टीरिया की, उन सारी फॉर्म्स को बताया। इन्होंने बताया कि छड़दार बैक्टीरिया भी है, गोलाकार बैक्टीरिया भी है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया भी है। तो इस तरह से बेसिलाई, कोकाई का कंसेप्ट जो है वो इनके द्वारा दिया गया।
इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरह हम मानते हैं और इन्होंने ही मसल फाइबर्स के ऑब्जर्वेशन किया, बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें इन्हीं की इन्वेंशन थी, इन्होंने ही इनको इन्वेंट किया। जो इनके लिए मतलब इनके से संबंधित जो दुख का विषय रहा वो ये रहा कि इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन इन्होंने शौक से किए, इन्होंने साइंटिफिक स्टडी के रूप में नहीं किए, इनके कोई स्टूडेंट्स वगैरह नहीं थे, इन्होंने टीम वर्क के रूप में काम नहीं किया, तो इनके साथ इनका वर्क जो है वो ख़त्म हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। अगर इनके साथ कोई व्यक्ति जुड़े हुए होते तो ये वर्क और फर्दर उसी समय में काफ़ी आगे बढ़ जाता। तो ये जो है वो इनके लिए एक मतलब इनसे संबंधित माइक्रोबायोलॉजी के लिए खेत का विषय रहा। फिर भी जो है इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी वॉन ल्यूइनर को माना गया है। फिर रॉबर्ट हुक आए 1678 में और इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और इन्होंने सेल को सबसे पहले कोशिका की खोज की, कोशिका के बारे में बताया। एरिस्टोटल जो है वो जंतु मिट्टी से उत्पन्न होते हैं और इस टाइप की जो बात करते थे वो अब माइक्रोस्कोप की खोज के बाद थोड़ी सी उस पर जो है अलग अलग मत आए, लोग अलग अलग बारे में बात करने लगे। अब एक साइंटिस्ट आए फ्रांसिस्को रेड्डी इन 1668 में और इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी, स्वतः जनन का जो सिद्धांत था, उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ उसकी जांच करने की, उसको एनालिसिस करने की कोशिश की और उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। कंक्लूज़न उन्होंने दिया कि निर्जीव से जो है वो जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। इन्होंने क्या कहा, ऐसे माना जा रहा था शताब्दियों से कि मैकेट्स जो हैं, जो मक्खी के लार्वा हैं, वो लार्वा मांस की गर्मी और हवा मिलने पर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर मांस रखा हुआ है तो कुछ समय बाद उस पर मक्खियाँ अपने आप डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उसके लार्वा डेवलप हो जाएंगे और वो लार्वी फिर मक्खी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा अरस्तु के ज़माने से माना जा रहा था। इसको सबसे पहले इन फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो है नकारा और इन्होंने इसको चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि यदि ये मीट वाला बर्तन जो है, इसको अगर किसी महीन जाली रूपी गौज से ढक दिया जाए तो मैकेट्स उत्पन्न नहीं होते हैं। इन्होंने ये भी देखा कि इसकी स्मेल से मक्खियाँ यहाँ के गौज पर बैठती हैं, अंडे देती है और फिर अंडों से जो है वो मैकेट्स विकसित होते हैं। तो इस प्रकार जैसे चूहे कचरे के ढेर से उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी धीरे धीरे मना की गई और इससे संबंधित जितने भी लोगों के मन में अभी तक संदेह थे वो इन्होंने खारिज किए और इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को जो है बिल्कुल सिरे से खारिज किया। और इन्होंने ये माना कि अगर आप अनकवर्ड जार लेते हैं तो क्योंकि उस पर मक्खी जाती है और वो वहाँ पे अंडे देती है, लार्वी जो बनाते हैं, तो इसलिए कुछ समय पास होने पर वहाँ मैकेट्स अपीयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ढक दें, कवर कर दें जार को, तो मैकेट्स अपीयर जो है कितने ही दिन निकल जाए अपीयर नहीं हो पाते। जॉन नीडम एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने 1713 से 1781, 1713 टू 1781, ये भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के सपोर्टर थे। इन्होंने जो है प्रपोज किया कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो मटन ग्रेवी पे स्पॉन्टेनियसली उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने फ्लास्क को कवर कर दिया कॉक से और फिर भी इन्होंने माना कि मटन ब्रॉथ पे जो है माइक्रोब्स वो अपीयर हो जाते हैं। फिर स्पेलेंचिनी आए। स्पेलेंचिनी का अपना कार्य रहा। इन्होंने जो है बताया कि अगर हवा नहीं मिल रही है, एयर कैरिड जर्म्स जो हैं वो इन्होंने कल्चर मीडिया में डेवलप होते हुए बताए। इन्होंने बताया कि अगर आप ब्रोथ को, मीट को बॉईल कर देंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है वो डेवलप नहीं होगी। इन्होंने ये बताया, जो कि जॉन नीडम कह रहे थे कि मांस से स्वतः ही जो है वो जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने कहा नहीं, अगर आप मीट को 1 घंटे उबाल कर बर्तन को सील कर देते हैं तो उबले हुए और सील किए गए मीट में जीवाणु उत्पन्न नहीं होते। अतः इन्होंने स्वतः उत्पत्ति का जो सिद्धांत था उसको उन्होंने जो है रिजेक्शन दिया। इसके बाद लुई पाश्चर आए और लुई पाश्चर का जो काम है वो माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन एरा लुई पाश्चर के बाद से माना जाता है और उनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लुई पाश्चर जो आज हम सूक्ष्मजीविकी पढ़ रहे हैं, आज जो हम सूक्ष्मजीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ लुई पाश्चर के काम के बाद वाले समय से ही संबंधित है। इसके आगे लुई पाश्चर का काम और उनसे आगे वाले साइंटिस्ट का काम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।